नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरें विस्तार से। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर काफी खतरनाक साबित हो रही है। कोरोना की यह दूसरी लहर सबसे ज्यादा युवा और बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। हेल्थ अथॉरिटी पहले से ज्यादा सतर्कता बरतने की सलाह दे रही है। ऐसे में कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर से बचने के लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक सतर्कता बरती जाए। जरूरी है कि परिवार के सदस्यों को ऐसी जगहों पर जाने से रोका जाए जहां कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है। भारत में कोरोना वायरस महामारी को 1 साल से अधिक समय हो चुका है। 22 मार्च 2020 को भारत में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा था। पिछले 1 साल में जहां कोरोना वायरस के मामलों को 97,000 से 40,000 तक पहुंचते देखा गया, वहीं अब फिर से भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है और कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पूरे देश में अभी 33 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। जिले के प्रख्यात डॉक्टर अरुण शाह ने कोरोना वायरस से बचाव को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए उन्हीं से जानते हैं। तो जरूरी है कि जो एरिया मतलब कि जहां सबसे ज्यादा संक्रमण है उस एरिया को मतलब कि लॉकडाउन करने की आज की तारीख में ये बहुत आइडियल समय है कि आप ऐसे एरिया को चुने जहां पर कि सबसे हाई इन्फेक्टिविटी, हाई ट्रांसमिशन है, वह लॉकडाउन कीजिए और उसके बाद ये व्यवस्था कीजिए कि ताकि संक्रमण कम हो। लॉकडाउन के पीछे लॉजिक क्या है कि संक्रमण की गति कम है, इन्फेक्शन की गति कम है, लोग कम मतलब कि बीमार पड़े, लोग कम, क्योंकि सारे हॉस्पिटल फुल पड़े हैं, अस्पताल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मेडिसिन नहीं है। तो पहला काम कि संक्रमण को कम करना। दूसरा काम जो जरूरी है वो है कि इस लॉकडाउन पीरियड में सरकार को चाहिए कि वार लेवल पर, जैसे युद्ध के स्तर पर, मतलब कि सरकार को चाहिए कि मैक्सिफ्ट हॉस्पिटल बनाए। मैक्सिफ्ट हॉस्पिटल जैसे पहले फर्स्ट वेव में बनाई थी कि रेलवे को बना दिया, रेलवे के हर कंपार्टमेंट में उन्होंने बना दिया। इस तरह का मैक्सिफ्ट अरेंजमेंट करे। वो हजारों हजार बेड की समय जरूरत है, हजारों हजार मेडिकल स्टाफ की जरूरत है, ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है। ये तो गलीमत है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भी अब मतलब कि हॉस्पिटल में सारे इंडस्ट्रियलिस्टों ने कहा कि हम लोग कोई भी काम नहीं करेंगे, ये सारी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है वो मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में यूज में आएगी। लेकिन आज भी अफरा तफरी बची हुई है। दिल्ली या बॉम्बे कहीं भी पूछिए, किसी से पूछिए, मालूम होता है कि ऑक्सीजन नहीं। सरकार को ये दो चीज चाहिए कि मौत में कमी लाने के लिए, संक्रमण को कम करना, मौत में कमी लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर इंप्रूव करना। अगर हम दो हफ्ता हम लॉकडाउन करें वो एरिया जहां पर कि संक्रमण ज्यादा तेजी से फैल रहा है, और उसके बाद उसी 2 हफ्ता में हम मैक्सिफ्ट अरेंजमेंट करें, जैसे कि चाइना में हुआ था। 15-15 दिन में उन्होंने 10 फ्लोर का मतलब हॉस्पिटल बना लिया। ये हमारे यहाँ भी संभव है। हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है कि इच्छा शक्ति की कोई कमी है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में जो संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, पता नहीं ये 4 लाख से कितने बढ़ेंगे, कितने लोग मरेंगे, इसका कोई अनुमान नहीं। क्योंकि कई लोगों ने यह भी फोरकास्ट किया है। अब ये अगर आप हमसे पूछते हैं कि गलती कहाँ हुई, तो गलती सबसे हुई है। सरकार से हुई, पॉलिसी मेकर से हुई है, प्रशासन से हुई है, पब्लिक से हुई है। सब लोगों ने इसको मजाक बना के रखा हुआ था। सब लोगों ने मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं मानी। लोगों ने कहा कि कोरोना खत्म हो गया, पब्लिक भी सबर गई, कुछ नहीं है। कुंभ के मेले में चले गए लाखों लोग स्नान करने, रैलियां हो रही है, पॉलिटिकल रैलियां हो रही है। ये बहुत बड़ी चूक हुई है। लोगों ने इसको मतलब कि बहुत, इसको कहते हैं कि प्री मैच्योर हमने समझा कि हम कोविड से फ्री हो गए, जबकि एपिडेमियोलॉजिस्ट लोग कह रहे हैं कि सेकेंड वेव आएगा और वेस्टर्न कंट्रीज में आ चुका था। हम लोग नहीं मान रहे थे और इसका नतीजा भुगत रहे हैं लोग। और दूसरा जो वेव आया है वो बहुत ही डेडली वेव है, जो उसका जो म्यूटेंट वायरस है, जिसमें 2 वायरस है म्यूटेंट वायरस। एक यूके स्ट्रेन है 117 और दूसरा वायरस है 1617, जो म्यूटेंट वायरस है, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले उसका जन्म हुआ। ये दोनों में संक्रमण की स्पीड बहुत तेज है। ये वायरस जो है नॉट ओनली की इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, मतलब एक पहले तो क्या था कि पहले जो वुहान स्ट्रेन था, वुहान स्ट्रेन जहां से जन्म लिया था, उसका आरओ फैक्टर था 2.5-3,
इसका उससे कहीं ज़्यादा है, यानी एक आदमी की कैपेसिटी है कम से कम 8 आदमी को संक्रमित कर दे। एक महीना में जो रिपोर्ट आई है कि एक महीना में एक आदमी तो पोटेंशियली इन्फेक्टेड है, वो 450 से 500 आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है। तो जोड़ी है कि, और ये बहुत ज़्यादा मतलब कि हमारे समझ से ये ज़्यादा मतलब कि एग्रेसिव है, विरुलेंट है और कम समय में ज़्यादा नुकसान कर रहा है। तो मेरा प्रशासन से भी यह अनुरोध रहेगा कि वो सख्ती बरते, जो सड़क पर जो चल रहे हैं बिना मास्क के वो उन पर सख्ती बरते, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो जो आदमी स्मोक नहीं करता उसी के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि इसके धुआं से दूसरे लोगों को भी नुकसान होता है। तो वो अपनी जान भी खतरे में डाल रहा है, दूसरे की जान खतरे में डाल रहा है। तो जरूरी है कि इस पर कड़ी कार्रवाई हो। मतलब यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि जो मास्क नहीं पहने उनको पनिशमेंट कीजिए, कॉर्पोरेट पनिशमेंट, फाइनेंशियल पनिशमेंट कीजिए, यहाँ तक कि एपिडेमिक एक्ट के तहत उनको अरेस्ट कीजिए। जब तक ऐसा नहीं होगा संक्रमण की स्पीड नहीं कमेगी। सरकार के द्वारा बीते दिन बिहार के हर जिले में विभिन्न मंत्रियों को जिले का प्रभार दिया गया है, जिसमें से मंत्री मुकेश सहनी को मुजफ्फरपुर जिले का प्रभारी बनाया गया है। जिसके बाद रविवार को मंत्री मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एसकेएमसीएच में पहुंचकर जिलाधिकारी और एसएसपी सहित तमाम आला अधिकारियों से बातचीत की। वहीं उन्होंने बताया कि जो भी कहीं कोई कठिनाई है उसको कैसे दूर किया जाए, उसको लेकर ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, ताकि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, न ऑक्सीजन की किल्लत हो और न बेड की कमी हो। और हम लोगों को मुजफ्फरपुर के साथ साथ पूरे बिहार की जनता की सेवा के लिए 24 घंटे खड़े रहना है। साथ ही ऑक्सीजन की जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आज रात से ही एक और ऑक्सीजन प्लांट जिले में शुरू हो जाएगा। साथ ही कहा कि पिछले साल जो पताही में सेना के द्वारा अस्पताल था, उस अस्पताल को दोबारा चालू करने को लेकर गृह मंत्री से बात की जाएगी, ताकि 500 बेड के आसपास का अस्पताल वहां चालू हो जाए और लोगों को इसका फायदा मिले। मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री बनाए जाने को बहुत बधाई। जी हाँ, कल ही मुझे प्रभारी मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया मुजफ्फरपुर जिला का, और मेरा दायित्व है कि मुजफ्फरपुर में खास करके कोरोना महामारी के समय में जो स्थिति पूरे देश दुनिया में उत्पन्न हुआ है उसके ऊपर कैसे काबू पाना, कैसे कंट्रोल करना, उसके लिए मैं जैसे मुझे मंत्री बनाया गया तो मैं आज ही मैं डिस्ट्रिक्ट में विजिट किया हूँ, मुजफ्फरपुर में आया हूँ और हमारे जिला पदाधिकारी डीएम साहब है, एसपी साहब है और हमारे जो भी डॉक्टर पदाधिकारी हैं सबसे मुलाकात किया हूँ। जो भी कहीं कोई कठिनाई है तो उसको कैसे दूर करना है उसके लिए हम लोगों ने ब्लूप्रिंट बनाया है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेहतर उपचार किया जा सकता है, कोई चीज़ का किल्लत ना हो। ऑक्सीजन से लेकर हर विधि व्यवस्था पे हम लोगों को खड़ा रहना है 24 आवर्स, खास करके मुजफ्फरपुर के जनता के लिए, बिहार के जनता के लिए कि खड़ा रहना कि उनको कोई भी चीज़ का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। उसके लिए ऑलरेडी पहले से ही डीएम साहब सब मिलके और पदाधिकारी पहले से ही एक्शन मोड पे हैं, पहले से ही काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी अगर कुछ कहीं पे बदलाव की आवश्यकता है तो उसको लिए हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि कैसे वो सारा स्थिति दूर हो जाए। तो इसके लिए आज विजिट किए हैं और मुझे लगता है कि सब कंट्रोल में है। कुछ हमने आदेश भी किया है जिस पे हम लोग काम करेंगे और सरकार का पूरा सपोर्ट होगा, क्योंकि एक सिस्टम यहाँ पे बैक सरकार यहाँ पे उतर चुका है। तो मुझे लगता है कि कहीं पे भी कोई चीज़ का परमिशन के लिए, अप्रूवल के लिए मुझे नहीं लगता कि अभी कोई दिक्कत होगा। बहुत अधिक काम 167 लोगों की मौत एसकेएमसीएच में हो चुकी है। जी हाँ, ये सब है और इस समय में तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में इस तरीके का हालत हुआ है और इसमें विधायक, पूर्व मंत्री, एमएलसी ऐसे लोगों का डेथ हो रहा है। तो ये सब चीज़ पे सरकार गंभीर है और ये सब चीज़ तो दुखद है, नहीं होना चाहिए। इसका शिकार कल हो सकता, मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन इसके लिए अचानक जो स्थिति उत्पन्न हुआ है तो उसको लेकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि खास करके ऑक्सीजन का बहुत बड़ा समस्या है तो उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए जा रहे हैं। हमारा एक प्लांट आज रात को चालू भी हो जाएगा, वहाँ से भी गैस सप्लाई होना चालू हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो चीज़ जैसे स्टेट पे काम करने की आवश्यकता गिरेगा वो हम लोग करेंगे। एसकेएमसीएच में लिक्विड टैंक लगने वाला था जो अब तक नहीं लगा, अभी वो उसका अभी प्रोसीजर है और मुझे लगता है आज रात तक यहाँ पे भी लग रहा है 15-20 दिन में लग जाएगा और वो सारा चीज़ पे समीक्षा किया जा रहा है कैसे करना है। और एक साथ में पूरे देश में इस तरीके का है, मैन पावर नहीं है तो बहुत सारा चीज़ का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बेड की संख्या बढ़ेगी क्या?
बेड का ऑलरेडी अभी हमारे पास दिक्कत नहीं है और बेड का भी व्यवस्था हम लोग बढ़ा रहे हैं। जो पेशेंट ठीक हो गया उसको डिस्चार्ज भी किया जाएगा, उनको दूसरी जगह शिफ्ट भी करेंगे और सारा चीज़ पे हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग पिछले साल केंद्र सरकार के तरफ से, सेना के तरफ से 500 बेड का यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया गया है। अभी केंद्र सरकार में गृह मंत्री से जी से बात करेंगे कि इस बार भी फिर से मुजफ्फरपुर में 400-500 बेड का हॉस्पिटल जल्द से जल्द बने। इसके लिए अभी हम केंद्र सरकार के संपर्क में जाके वहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द बने। और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, बहुत जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, उसमें भी और भी प्राइवेट हॉस्पिटल को अगर इलाज करना है तो उसको हम लोग डे 1 में 2 घंटे के अंदर में उनको अप्रूवल देंगे कि वो लोग भी अपना वहाँ पे इलाज करें। जो भी दवा ववा का ऑक्सीजन का दिक्कत होगा उसको उनके संपर्क में हम लोग रहकर उनको मुहैया कराएंगे। बहुत ऐसे वेंटिलेटर जो जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं जिले में। टेक्नीशियन की भी अभी ये सब चीज़ तो देखिए, अभी ऐसे समय में ये सब चीज़ का तो करना नहीं है। जितना हो सकता है सारा चीज़ रिपेयरिंग करना है, काम करना है। क्यों पड़ा है, कैसे पड़ा है, उस पर तो ज़्यादा अभी बहस नहीं करना है, अभी काम करना है। कोरोना काल में इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और खुद को संक्रमण से बचाने के लिए कई तकनीकी जुगाड़ आजमाए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है स्टीम इनहेलेशन, यानी गर्म पानी का भाप लेना। मुजफ्फरपुर के रेलवे कोचिंग डिपो में घरेलू उपकरणों से स्टीम इनहेलेशन बनाया गया है। संतोष कुमार ने बताया कि इनहेलेशन से उनके साथ अन्य रेल कर्मी सुबह शाम में भाप ले रहे हैं ताकि रेल कर्मी कोरोना की चपेट में आने से बचे। रेल कर्मी पाइप के जरिए स्टीम ले रहे हैं। यह स्टीम गैस सिलेंडर पर रखे कुकर के जरिए पाइप से निकल रही है। कुकर में पानी डालकर गर्म किया जाता है। तत्पश्चात गीजर वाले पाइप से गर्म पानी से भाप निकलने लगता है, जो पाइप के जरिए लोगों के नाक तक पहुंचता है। जब से सर्दी, खांसी और जुकाम की शिकायत है, तब से भाप लेना शुरू किया। इससे काफी फायदा हो रहा है। मुख्य क्रू नियंत्रण ने बताया कि रेलवे कर्मियों के लिए भाप लेने से इस कोरोना संक्रमण काल में काफी फायदा होगा। स्टीम इनहेलेशन यानी गर्म पानी से भाप लेने से कोरोना संक्रमण खत्म हो जाता है। रेल कर्मी प्रतिदिन इस देशी नुस्खे को आजमा भी रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील किया कि स्टीम इनहेलेशन घर पर आसानी से बनाकर कोरोना महामारी से बचा जा सकता है। कोरोना काल में बहुत ही फायदेमंद है। जैसे हम लोग गाड़ी उड़ी पे जाते हैं तो उसमें वायरस आने की संभावना रहती है। काम करते हैं तो भाप लेते हैं तो उससे बहुत। कितने टाइम ले रहे हैं भाप? बस 5 से 10 मिनट। दिन में कितनी बार लेते हैं भाप? 2 बार। 2 बार। 2 बार, एक बार हम लोग काम करने से पहले, एक काम करने के उपरांत। रविवार को अहियापुर थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट में बाइक सवार पर एक विशाल वृक्ष गिर गया। हालांकि इस हादसे से वह बच गए क्योंकि बाइक सवार ने हेलमेट पहन रखी थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि अहियापुर थाना क्षेत्र के ही बखरी निवासी उजाला कुमार अपने किसी काम से मोती झील जा रहे थे। तभी अखाड़ा घाट रोड में एक विशाल वृक्ष उनके ऊपर गिर गया, लेकिन हेलमेट पहनने की वजह से उजाला बाल बाल बच गए। हालांकि उन्हें हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिसका इलाज उन्होंने एक निजी चिकित्सक से करवाया है। हादसे के बाद कुछ देर के लिए अखाड़ा घाट रोड पे अफरा तफरी का माहौल बन गया और आवागमन बाधित हो गई। मौके पर पहुंची अहियापुर थाना की पुलिस ने पेड़ को काट कर हटवाया और आवागमन को फिर से चालू करवाया। देखिए यहाँ 0 माइल चौक पे 0 माइल से पहले होम बिल्डिंग के पास एक बड़ा सा पेड़ गिर गया, जिसमें कि एक अपाची गाड़ी भी जता गया है। और उसके बाद पता नहीं आदमी का क्या हुआ, आदमी बच गया कि नहीं आया। गाड़ी का हालत देख लीजिए, इसमें जो है इससे क्षतिग्रस्त नहीं ना हुआ है? कुछ क्षतिग्रस्त तो नहीं हुआ है, बस वही तार वगैरह टूटा है। आदमी जिंदा है ना? आदमी तो जिंदा है ट्रीटमेंट के लिए, बस वही थोड़ा बहुत चोट आया ही होगा। क्योंकि गाड़ी का जैसा स्थिति है, बहुत बुरा स्थिति गाड़ी का हुआ। बताया जाए घटना क्या है, कैसे हुई ये घटना? गाड़ी से वो जा रहे थे यहाँ और अचानक से पेड़ धीरे धीरे, पहले से ही मतलब कमजोर था और धीरे धीरे उनके ऊपर आके गिर गया। पहले हेलमेट पे आया, हेलमेट पे से स्लाइड करते हुए टंकी पे गिरा। तब तक वो नीचे गिर चुके थे और डर के मारे वहाँ से भागे। अच्छा अच्छा। ये कितने लोग में जा रहे थे? कितने थे ये आदमी? जी, ये जो जा रहे थे कितने लोग बैठे हुए थे गाड़ी पर? अकेले थे। अकेले थे। क्या नाम है उनका? उजाला कुमार। उजाला कुमार। अच्छा, देखने से तो घटना बहुत भयानक लग रहा है। तो खास चोट भी आई है क्या इनको? नहीं, चोट ज़्यादा खास नहीं, कमर में दर्द है और गला में दर्द बता रहे थे और हाथ पैर छिल गया है। हेलमेट लगाए हुए थे? तो ये माना जा सकता है कि हेलमेट लगाने के कारण ही ये जो सब
सही से बच पाए हैं ना। तिलक मैदान स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में कोरोना संक्रमितों की सहायता के लिए कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के द्वारा कोविड कंट्रोल रूम शुरू करने को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा नोडल अधिकारी सदर अस्पताल और एसकेएमसीएच के अधीक्षक से बात करके कोरोना पीड़ितों को सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार किया गया। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ने बताया कि जब तक जिलेवासियों को कोरोना आपदा से निजात नहीं मिलेगी तब तक जिला कांग्रेस कमेटी सहायता के लिए तत्पर रहेगी। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें इस बढ़ते कोरोना काल में जो संक्रमित लोग हैं, जो मरीज हैं, जो परेशान हाल में लोग हैं, जिसको कभी ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो पाती है या फिर डॉक्टरों के पास से दवा नहीं मिल पाती या किसी तरह का जो भी अभी कोरोना काल में लोग परेशान हैं मरीज को लेकर, उसको सहायता करने के हेतु ये कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें आज हमारे एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष शुभम जी हैं और जिला के महासचिव कांग्रेस कमेटी के रितेश जी हैं और हमारे पूर्व जिला उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस के विनोद चौधरी जी हैं और हमारे जिला के उपाध्यक्ष खुर्शीद भाई हैं और हमारे वरिष्ठ नेता कुणाल सहाय जी हैं। ये सभी लोग हैं जो हम कंट्रोल रूम को देखने के लिए और यहाँ से बैठकर जो भी परेशान हाल लोग हैं जो हम लोग से संपर्क कर पा रहे हैं उनको सहायता करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है और करते रहेंगे जब तक ये कोरोना काल इस जगह और इस बिहार से और इस भारत से खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम लोग एक दूसरे के सहायता करने हेतु। राजद के कद्दावर नेता गरीब मजलूमों के आवाज को हमेशा बुलंद करने वाले पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन अब हमारे बीच नहीं रहे। महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पाले खान ने कहा कि बेहद अफसोस की बात है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। यह पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। आज महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा शोक व्यक्त करते हुए उनके मगाफिरत के लिए दुआ की, साथ ही सरकार से मांग किया कि शहाबुद्दीन की मृत्यु के पीछे साजिश है जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव अब्दुल बाकी, उपाध्यक्ष मौलाना जयाउल मुस्तफा कादरी, सचिव मोहम्मद इमरान, मोहम्मद शौकत आदि मौजूद रहे। कि बेहद अफसोस की बात है कि हमारे पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता, गरीबों मजलूमों की आवाज़ को बुलंद करने वाले पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हमारे बीच नहीं रहे। हमारे पार्टी को ये बहुत बड़ी क्षति हुई है। हम लोग इस माह रमज़ान के मुबारक महीने में उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं और उनके परिवार को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। आज मुजफ्फरपुर महानगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सारे लोग उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ किए हैं। और मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि शहाबुद्दीन साहब की जो मृत्यु हुई है उसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि कहीं ना कहीं साजिश की बू इस मृत्यु में आ रही है। उनके परिवार के लोगों ने भी मांग किया है, उनके वकील ने भी ये बात कही है। तो हम लोग भी अपने माइनॉरिटी विंग की तरफ से ये सरकार से मांग करते हैं आपके माध्यम से कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।